वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज के वीडियो में हम लीनियर अरेंजमेंट के डबल साइडेड बेस्ड जो प्रॉब्लम्स आते हैं सेटिंग अरेंजमेंट के उनको सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूं डबल साइडेड के प्रॉब्लम्स की बात, तो उसमें भी जो हमारा बेसिकल लॉजिक होगा वो आपका बेसिकली सेम ही होने वाला है। आपको सबसे पहले यह पता करना है कि वो कौन से डायरेक्शन में देख रहे हैं, सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ग्रुपिंग आपको स्टार्ट करनी है बिगिनिंग विद दो पोजीशन इज फिक्स्ड। ग्रुपिंग के दौरान सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन को अलग अलग लिखते हैं। और अगर हम प्री लेवल के क्वेश्चंस की बात करें तो मैक्सिमम दो पॉसिबिलिटी अपने को बनानी है। नेगेटिव स्टेटमेंट के साथ कभी भी आपको नया पॉसिबिलिटी नहीं बनाना है। और आप क्रॉस चेक कर सकते हैं ऑप्शंस के सॉल्यूशंस के बेसिस पे कि आपने जो क्वेश्चन बनाया है वो सही बनाया है या गलत बनाया है। तो चलिए कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करके देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और किस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो अगर मैं बात करूं, पहला सवाल जो आपसे पूछा गया है आरआरबी क्लर्क प्री 2018 में, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आप देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस को बनाने में आपको अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट का समय लगना चाहिए। तो अगर आप क्वेश्चंस को देखें तो यहाँ कुछ पर्सन्स बैठे हैं एक रो में, कुछ नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं और कुछ साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको यह तो पता करना है कि कौन आपका कहाँ बैठा है, मगर साथ में यह भी पता करना है कि कौन नॉर्थ देख रहा है और कौन साउथ देख रहा है। तो बेसिकली ये टू डायमेंशनल पजल हो गए। यानी आपको दो चीजें पता करनी है, एक हर एक पर्सन का डायरेक्शन और दूसरा साथ में यह भी पता करना है कि एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वो किस पोजीशन पे बैठे हैं। तो चलिए 3 मिनट का समय है आपके पास, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अज्यूम करते हैं आपने इस वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब जरा सीख लेते हैं किस तरीके से इन टाइप के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट लेना चाहिए ताकि कम से कम समय में इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सके। तो आपको क्या गिवन है, गिवन है 6 पर्सन्स जे पी क्यू आर वी जे आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो कुल मिला के हमारे पास 6 पर्सन हैं, कुछ नॉर्थ देख रहे हैं और कुछ साउथ देख रहे हैं। तो मैंने 6 डॉट्स बना लिए हैं, यहाँ पे मुझे डेटा अपलोड करना अपडेट करना है। अब पहला इंफॉर्मेशन है जे सिट्स सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। एक एक्सट्रीम एंड से सेकंड पोजीशन पे आपका जे बैठा है। अब लेफ्ट से या राइट से यह नहीं बताया गया है, मगर क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी तो दो पॉसिबिलिटी से तो हम सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो फर्स्ट केस में मान लिया कि लेफ्ट से सेकंड पोजीशन पे बैठा है और सेकंड में मान लिया कि राइट से सेकंड पोजीशन पे बैठा है। तो दो पॉसिबिलिटी हमारे पास पहले स्टेटमेंट से ही आ चुकी है। इसके बाद गिवन है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ J। अब यहाँ ध्यान दीजिए, गिवन है P J के थर्ड टू द राइट में बैठा है, मगर मुझे J का डायरेक्शन नहीं पता। हो सकता है J नॉर्थ देखे या हो सकता है J साउथ देखे। अब दोनों कंडीशंस को मिला के डायग्राम में लिखने की कोशिश की जाती है। तो मान लो J यहाँ बैठा है, अब इसके मुझे राइट में जाना है थर्ड पोजीशन पे। तो अगर J आपका साउथ देखेगा तो उसका राउट राइट इस साइड हो जाएगा, तो वो पॉसिबल ही नहीं है। यानी ऊपर वाले केस में जे जो होगा वो नॉर्थ की तरफ देखेगा, नॉर्थ की तरफ देख रहा है यानी आपका राइट उसका राइट हो जाएगा। साउथ की तरफ देखेगा तो आपका राइट उसका लेफ्ट एंड वाइस वर्सा हो जाएगा। तो माना कि जे नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तब इसके थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट पे आपका पी बैठा है। अब क्योंकि नीचे में भी मुझे वही कंडीशन बैठाना है, तो मैं क्या करूंगा, नीचे में मेरा अज्यूम हो जाएगा ऑटोमेटिक कि जे जो है वो साउथ की तरफ देख रहा है, क्योंकि साउथ देखेगा तभी आपका राइट इस डायरेक्शन में होगा और फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे मैं पी को बैठा पाऊंगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमने अपडेट कर दिया। इसके बाद है आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ पी एंड जेड। आर जो है वो ना ही पी का ना ही जेड का, जे नहीं बोला है जेड बोला है, ना ही पी का ना ही जेड का इमीडिएट नेबर है। यानी अगर ऊपर वाले केस में बात करें तो आर यहाँ नहीं बैठ सकता, यहाँ नहीं बैठ सकता, मगर इन दो जगह पे बैठ सकता है। सिमिलरली नीचे केस में भी आर यहाँ और यहाँ तो नहीं बैठ सकता, मगर इन दो जगह पे बैठ सकता है। तो यहाँ से अगर मैं अभी से को पुट कर दूं तो मुझे 4 पॉसिबिलिटी बन जाएगी। मगर जैसा मैंने आपको कहा है, प्री के क्वेश्चन में दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी अपने को बनानी ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि आर और पी या आर और जेड ये आपका पॉसिबल नहीं है। ना ही आरपी पॉसिबल है
ना ही RZ पॉसिबल है। ये दोनों आपका पॉसिबल है ही नहीं। तो चलो बाद में इस इंफॉर्मेशन को यूज किया जाएगा। इसके बाद है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ वी फेसेस ऑपोजिट डायरेक्शन। वी के दोनों इमीडिएट नेबर ऑपोजिट डायरेक्शन देख रहे हैं, मगर कौन नॉर्थ देख रहा है कौन साउथ देख रहा है ये मुझे पता नहीं है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, टॉप डाउन अप्रोच में लिख दिया कि कोई भी एक नॉर्थ देखेगा तो दूसरा वाला साउथ देखेगा। वी के जो दोनों इमीडिएट नेबर हैं वो अपोजिट देखेंगे, इतना पता है, और इसे भी मैंने ग्राफिकली लिख दिया है, बाद में इसे यूज करेंगे। इसके बाद है बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड फेसेस सेम डायरेक्शन। अगर जेड की बात की जाए तो जेड के दोनों इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। अब सेम डायरेक्शन देख रहे हैं इसका मतलब ये नहीं हुआ कि दोनों नॉर्थ देख रहे हैं या दोनों साउथ देख रहे हैं। इसीलिए इसको भी मैं टॉप डाउन अप्रोच में लिख रहा हूं। अगर मुझे पता रहता कि दोनों नॉर्थ देख रहे हैं तो ग्राफिकली मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता, या मुझे पता रहता कि दोनों साउथ देख रहे हैं तो ग्राफिकली मैं इसे ऐसे रिप्रेजेंट करता। मगर क्योंकि मुझे पता नहीं है कि दोनों नॉर्थ देख रहे हैं या साउथ देख रहे हैं, इसलिए लेफ्ट राइट की जगह मैंने टॉप डाउन लिखा है, ताकि रिप्रेजेंटेशन में भी हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके। तो इसीलिए ये जो रिप्रेजेंटेशन का तरीका है ये गलत है, ये टाइम ज्यादा लेता है, तो टाइम बचाना आपको रिप्रेजेंटेशन में भी आना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। आगे गिवन है वी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के सेकंड टू द लेफ्ट में वी बैठा है। अब ऊपर वाले केस में बात करें तो लेफ्ट यानी इधर ही होगा, यानी पी को आपका नॉर्थ देखना पड़ेगा, तभी सेकंड टू द लेफ्ट यहाँ पे मैं वी को बैठाऊंगा। अब ऊपर में नॉर्थ देखा है तो ऑटोमेटिकली नीचे में मुझे साउथ देखना पड़ेगा, और सेकंड टू द लेफ्ट अगर देखो तो यहाँ पे मुझे वी को बैठाना पड़ेगा। यहाँ मैंने वी को बैठा लिया। अब अगला इंफॉर्मेशन क्या है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, वी सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ पी। इसके बाद हमारे पास ये इंफॉर्मेशन मैं यूज कर सकता हूँ कि वी के जो दोनों नेबर हैं वो आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, क्योंकि इधर वाला नेबर वी का नॉर्थ देख रहा है, यानी ये वाला जो पर्सन होगा वो आपका साउथ देखेगा। सिमिलरली वी का इधर वाला नेबर साउथ देख रहा है, तो ये वाला जो पर्सन होगा सेकंड पॉसिबिलिटी में वो आपका नॉर्थ देखेगा। तो मैंने ये वाला कंडीशन आपका यूज कर लिया। अब आगे चलते हैं। आगे क्या गिवन है, आगे गिवन है क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ आर। क्यू जो है वो आर के राइट में बैठेगा। अभी आर कहाँ बैठा है मुझे पता है क्या, नहीं मुझे नहीं पता, मगर मुझे यह पता है कि आर जहां भी बैठेगा उसके राइट में। तो अभी क्योंकि मुझे आर का डायरेक्शन भी नहीं पता है कि आर नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है, इसलिए आर के राइट में मैंने क्यू कुछ इस तरीके से लिख दिया है। आर के राइट में आपका मुझे क्यू को बैठाना है, क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ आर। मगर इसके बाद अगला इंफॉर्मेशन गिवन है हमारे पास, आर फेसेस नॉर्थ, यानी कुछ इसी तरीके का आर और क्यू को मुझे बैठाना है। मगर इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं हुआ कि आर और क्यू इमीडिएट नेबर हैं। यहाँ बोला गया है क्यू सिट्स टू द राइट ऑफ आर, बट ऐसा कभी भी नहीं बोला गया है कि दोनों बिल्कुल अगल बगल में बैठे हैं। इसीलिए इस बात को ध्यान दें, ये गलती ना करें, इसको यह अज्यूम अपने से ना मान ले कि क्यू और आर साथ में बैठे हैं। हो सकता है बीच में एक गैप हो, दो गैप हो, या कोई गैप ना हो। सारी पॉसिबिलिटी अभी तक यहाँ पे पॉसिबल है। और आखिरी इंफॉर्मेशन है क्यू फेसेस सेम डायरेक्शन एज जेड। क्यू और जेड का जो डायरेक्शन होने वाला है वो आपका सेम होने वाला है, यानी क्यू और जेड की अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो वो या तो नॉर्थ होगा या तो साउथ होगा, डायरेक्शन वाइज वो दोनों आपके सेम होने वाले हैं। तो अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया है, और अब मुझे इन्हें पुट करना है अपने डेटा में और फाइनल रिजल्ट लाना है। तो अब सवाल ये बैठता है, बस बनता है कि कौन से डेटा से स्टार्ट किया जाए। तो इसका जवाब ये है, जब भी ऐसा आपके पास कोलेंड्रम आए तो आपको ये करना है, आपको वो इंफॉर्मेशन यूज करना है जो सबसे ज्यादा जिसमें सेम टाइप के वेरिएबल्स रिपीट हुए हैं, और उनको कंबाइन करके यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास आर का इंफॉर्मेशन है कि आर पी और जेड के बगल में नहीं बैठा है, और आर के राइट में क्यू बैठा है, और यह भी गिवन था कि आर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन देख रहा है, यहाँ पे ये गिवन था आर फेसेस नॉर्थ। तो आर के बारे में मेरे पास तीन इंफॉर्मेशन है, तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि पहले मैं आर को यहाँ बैठाने की कोशिश करूं। तो चलो ट्राई करते हैं। अब क्या मैं आर को फर्स्ट केस में यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर मैं आर को यहाँ बैठाता हूँ तो क्या वो पी के बगल में है? जी नहीं, यानी यहाँ पे तो मैं आर को बैठा सकता हूँ। क्या मैं आर को यहाँ या यहाँ बैठा सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि वो पी के बगल में हो जाएगा।
यानी फर्स्ट केस की अगर बात की जाए तो आर आपका यहीं बैठेगा नॉर्थ देखते हुए, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। सेकंड केस में भी बात करें तो पी के बगल में आर बैठ नहीं सकता, तो आर यहीं बैठेगा, आर को हम यहीं बैठाएंगे, और आर दोनों केस में नॉर्थ देखेगा। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन में ही गिवन है आर फेसेस नॉर्थ। जैसे ही मैंने ये किया तो ये वाला इंफॉर्मेशन कि आर के राइट में क्यू बैठा है, यह मैं कैसे बैठा सकता हूँ? अगर इस केस में बात करें तो क्यू यहाँ या यहाँ बैठ सकता है, मगर सेकंड वाले पॉसिबिलिटी में आर के राइट में तो अब जगह ही नहीं है। तो यहां से मैं क्या कहूंगा? यहां से मैं यह कहूंगा कि मेरी सेकंड पॉसिबिलिटी गलत है, क्योंकि मैं क्यू को नहीं बैठा सकता। तो अब मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची, और मेरे पास दो पर्सन बचे हैं, क्यू और जेड, और ये इंफॉर्मेशन को भी मैंने यूज कर लिया है। अब क्यू और जेड या तो यहाँ बैठेंगे या तो यहाँ बैठेंगे, और ये गिवन है कि दोनों सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। साथ में यह भी गिवन है क्यू के बारे में कि क्यू आर के राइट में बैठा है, तो यहाँ भी बैठ सकता है, यहाँ भी बैठ सकता है। मगर अब क्यू को कहाँ बैठाया जाए और जेड को कहाँ बैठाया जाए? तो एक हिडन इंफॉर्मेशन गिवन था। यह गिवन है आपको कि जेड के जो नेबर्स हैं, जो दो नेबर्स हैं, वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं। अब ये बताओ, जेड के नेबर हैं दो, तो क्या मैं जेड को यहाँ बैठा सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही नेबर होगा। यानी हमारा पॉसिबिलिटी क्या है? बस एक ही है कि जेड यहाँ बैठेगा, और जेड के जो दोनों नेबर हैं दोनों सेम डायरेक्शन देखेंगे, तो मैंने सेम डायरेक्शन कर दिया, और यहाँ पे एक ही जगह बचा जहाँ पे क्यू को बैठाएंगे। और ये भी गिवन है कि क्यू और जेड सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, तो मैं, क्योंकि जेड नीचे देख रहा है, तो मैं यह कह सकता हूँ कि क्यू भी नीचे यानी साउथ की तरफ दिखेगा। यानी हमारा फाइनल अरेंजमेंट हो जाएगा आर जे वी जेड पी क्यू। तो इस तरीके से इस पजल को आपको सॉल्व करना था। यह हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो गया। इसके बेसिस पे आपसे 5 सवाल पूछे गए। अब सवालों को कैसे जल्दी लगाना है जरा यह देख लेते हैं। जैसे ही ये वर्ड आप देखो कि 4 ऑफ द फॉलोइंग, इसका मतलब गारंटेड है कि यह आपको पूछ रहा है कि ऑड वन आउट पता करना है। तो ये पूरा स्टेटमेंट पढ़ के इसको समझने की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली ऑप्शन में आइए और ऑड वन आउट फाइंड करने लगिए। देखो, आर और वी की बात करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन है। वी और पी की बात करते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन है। जे और पी की बात करते हैं, ये दोनों भी सेम डायरेक्शन है। वी और क्यू की बात करें तो वी नॉर्थ देख रहा है, क्यू साउथ देख रहा है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और जेड और जे और आर की बात करते हैं तो ये दोनों भी सेम डायरेक्शन में है। यानी हम सिंपली डायरेक्शन बेसिस पे कह सकते हैं कि जो हमारा ऑड वन आउट है वो है ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछा गया है व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू जेड। क्यू का पोजीशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या है? जेड नीचे की तरफ देख रहा है, तो क्यू जो होगा वो जेड के लेफ्ट में लाई करेगा। फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड टू द लेफ्ट। करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए। थर्ड क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली बिटवीन जेड एंड जे। जेड और जे के एग्जैक्टली बीच में हम देख सकते हैं वी बैठा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ई। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ मेनी पर्सन्स इन द गिवन अरेंजमेंट आर फेसिंग नॉर्थ। तो नॉर्थ आपका आर जे वी और पी चार लोग देख रहे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। और आखिरी सवाल है हु इज सिटिंग फोर्थ टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू यहाँ बैठा है नीचे देखते हुए, फोर्थ टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ जे है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरीके से आपको इन पांचों क्वेश्चंस को इस पजल को सॉल्व करने के बाद सॉल्व करना था। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे आईबीपीएस क्लर्क प्री 2017 में पूछा गया था, और यह क्वेश्चन भी आप 3 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना वही है, वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद किस तरीके से अटेम्प्ट लेना चाहिए था वो मैं बताऊंगा। सो पॉज द वीडियो। चलिए अज्यूम करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इसे सॉल्व करता हूं और सीखते हैं किस तरीके से आपको एक्चुअली इस पजल को अटेम्प्ट लेना था। तो यहाँ पे आपको गिवन है 8 पर्सन ए बी सी डी पी क्यू आर एंड एस आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। सम ऑफ देम आर फेसिंग साउथ व्हाइल सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास 8 पर्सन है, और जो 8 पर्सन है उनमें से कुछ आपका नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, कुछ आपका नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, और कुछ आपका साउथ की तरफ देख रहे हैं। तो मैंने 8 पोजीशन बना दिया है और इसे मैं अपडेट करना स्टार्ट कर दूंगा। इसके बाद गिवन है हमारे पास Q sits at one of the extreme end of the line।
Q एक एक्सट्रीम एंड पे बैठा है। तो फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले में मैंने Q को एक्सट्रीम लेफ्ट पे बैठा दिया और सेकंड केस में मैंने Q को एक्सट्रीम राइट पे बैठा दिया, क्योंकि कौन सा एंड है ये हमें अभी तक पता नहीं था। आगे चलते हैं। आगे गिवन है C सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ Q, Q के थर्ड टू द लेफ्ट में। अब यहाँ पे मुझे लेफ्ट जाना ही पड़ेगा, यानी एक ही पॉसिबिलिटी है कि Q जो है वो आपका साउथ देख रहा है, साउथ देखेगा तभी तो लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। नाउ फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट, यानी यहाँ पे मेरे को C को बैठा देना है। सिमिलरली यहाँ पे Q जो है वो नॉर्थ देखेगा, तब इसके थर्ड टू द लेफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपका C बैठ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक आ चुके हैं। नेक्स्ट है B इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ Q, B जो है वो Q का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो अभी क्या मैं B को बैठा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं, बैठा ही नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी। तो मैं सिंपली लिख देता हूँ B और Q आपका पॉसिबल नहीं है, ये दोनों इमीडिएट नेबर नहीं है, मैंने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। इसके बाद है P सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, P जो है वो C के थर्ड टू द राइट पे बैठा है। क्या मैं यहाँ पे P को बैठा सकता हूँ? अगर सोचो, फर्स्ट केस में सी का डायरेक्शन तो नहीं पता, मगर अगर मैंने डायरेक्शन नॉर्थ मान लिया होता तो थर्ड टू द राइट में पहले से क्यों बैठा है, यानी अगर मुझे थर्ड टू द राइट बैठाना ही बैठाना है तो ऑटोमेटिकली जो सी का डायरेक्शन होगा वो साउथ होगा, और उसके थर्ड टू द राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट यहाँ पे आपका पी बैठेगा। सिमिलरली नीचे वाले केस में मैं सी का डायरेक्शन नॉर्थ नहीं मान सकता, क्योंकि थर्ड टू द राइट का पोजीशन पहले से क्यू ने ऑक्यूपाई करके रखा है। तो मैं क्या मानूंगा? मैं मानूंगा सी का डायरेक्शन आपका साउथ है, एंड थर्ड टू द राइट फॉर सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट पी जो है वो यहाँ पे अपनी जगह ऑक्यूपाई किया हुआ है। तो यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद गिवन है ए फेसेस नॉर्थ। अभी मुझे ए का पोजीशन नहीं पता, मगर यह पता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शन देख रहे हैं, तो इसे मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर देता हूँ, बाद में इसे यहाँ पे पुट कर देंगे। अगला है डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, डी जो है वो पी के इमीडिएट राइट में बैठे हैं, मगर पी नॉर्थ देख रहा है या साउथ देख रहा है हमें पता ही नहीं। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी और यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटी बन सकती थी। तो क्योंकि हमें यह पता नहीं है, मगर यह गिवन है कि डी सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, तो हम क्या करेंगे? पी लिखेंगे, डी लिखेंगे और पी से एरो बनाएंगे डी की तरफ राइट लिखते हुए। अगर मुझे पता रहता कि पी का डायरेक्शन नॉर्थ है, तब तो मुझे एरो बनाने की जरूरत नहीं थी, मगर क्योंकि मुझे डायरेक्शन पता नहीं है, इसीलिए मैंने एरो बनाया और उसके ऊपर में राइट लिखा है, कि भले ही पी का डायरेक्शन नॉर्थ हो या साउथ हो, डी जो होगा वो पी के राइट में ही बैठेगा। तो उस हिसाब से हम डी को शिफ्ट कर लेंगे जब हम डेटा में पुट करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। गिवन है डी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। अब यह इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकते हैं। क्यों? बोला है बोला है कि डी जो है वो किसी एंड पे नहीं बैठा है, यानी डी यहाँ नहीं बैठ सकता नीचे वाले केस में, तो डी को मुझे यहाँ बैठाना पड़ेगा। अब डी को यहाँ बैठाएंगे और पी के राइट में डी है, यानी पी आपका किधर देखेगा? नॉर्थ देखेगा, नॉर्थ देखेगा तभी तो इमीडिएट राइट में डी बैठेगा। सिमिलरली ऊपर वाले केस में डी को यहाँ नहीं बैठा सकते, डी हमारा आपका क्योंकि एंड पे नहीं बैठता है इसलिए यहाँ पे बैठेगा, और पी जो है वो हमारा साउथ देखेगा, साउथ देखेगा तभी तो राइट इस साइड पड़ेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हमने आपका यूज कर दिया। आगे गिवन है ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड बी, आर और बी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठे हुए हैं, मगर मुझे अभी ना आर का पोजीशन पता है ना बी का पोजीशन पता है, साथ में यह भी नहीं पता कि आर जो है वो बी के लेफ्ट में बैठे हैं या राइट में बैठे हैं। इसीलिए मैं क्या करूंगा? मैं इसको वर्टिकली लिख दूंगा कि ओनली वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन आर एंड बी, को मैं कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ आर डॉट बी। इसके बाद है पी सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, पी जो है वो आर के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठे हैं। अब जरा सोचो, इस केस की बात किया जाए तो इधर तो आपका बैठ ही नहीं सकता है ना, क्योंकि सेकंड टू द लेफ्ट के लिए जगह ही नहीं है, यानी पक्की बात है आर जो होगा वो आपका यहाँ बैठेगा। और यह गिवन है पी सिर्फ सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आर, यानी पी जो है वो आर के सेकंड टू द लेफ्ट में बैठे हैं,
यानी आर नॉर्थ देखेगा तभी तो फर्स्ट और सेकंड टू द लेफ्ट बैठ पाएगा। सिमिलरली इस केस में बात करें तो हम आर को यहाँ नहीं बैठा सकते, आर हमारा यहाँ बैठेगा, और आर हमारा साउथ देखेगा तभी तो सेकंड टू द लेफ्ट में पी बैठेगा। तो हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। जैसे ही इसे यूज कर लिया तो मुझे आर का पोजीशन पता चल गया, आर का पोजीशन पता चल गया, और मुझे पता है कि आर और बी के बीच में आपका एक ही गैप है, यानी आर डॉट बी में यूज कर सकता हूँ। यानी यहाँ पे आपका बी हो जाएगा आर डॉट बी, इधर तो जगह ही नहीं है, और यहाँ पे भी आपका बी हो जाएगा आर डॉट बी। तो यह इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया, और इस इंफॉर्मेशन की हमें जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बी का भी पोजीशन और क्यू का पोजीशन दोनों पॉसिबिलिटी में हमने डिजाइन कर लिया, और दोनों बिल्कुल बगल में नहीं बैठे हैं, जैसा कि आपका क्वेश्चन में भी गिवन था। तो अभी तक हमने इतने सारे इंफॉर्मेशन यूज कर लिए हैं। आगे चलते हैं। गिवन है एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ डी, डी के सेकंड टू द राइट में एस बैठा है। अब डी यहाँ है, सेकंड पोजीशन पे जगह यहीं पे खाली है, यानी एस आपका यहाँ बैठेगा, और गिवन है सेकंड टू द राइट, यानी डी को आपका साउथ देखना पड़ेगा तभी तो सेकंड टू द राइट हो जाएगा। सिमिलरली डी यहाँ है, यानी इस केस में जो एस होगा वो आपका यहाँ बैठेगा, और सेकंड टू द राइट आपको गिवन है, यानी डी जो डायरेक्शन होगा वो आपका नॉर्थ होगा, तभी तो सेकंड टू द राइट में आपका एस बैठेगा। चलिए यहाँ तक हम आ चुके हैं, यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद है both the immediate neighbor of P faces the same direction with respect to each other। P के जो दोनों नेबर हैं वो सेम डायरेक्शन देख रहे हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, यानी P का जो दोनों नेबर है यहाँ पे D और S है, और क्योंकि D नॉर्थ देख रहा है तो S जो है वो भी नॉर्थ देखेगा। यहाँ पे P के दो नेबर भी D और S हैं, D साउथ देख रहा है तो यहाँ पे जो S है वो भी आपका साउथ देखेगा। ये भी हमने नोट डाउन कर दिया। अगले इंफॉर्मेशन पे चलते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है both the immediate neighbor of C faces the opposite direction with respect to each other। C के जो दोनों नेबर हैं वो आपस में उल्टा डायरेक्शन देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे R नॉर्थ देख रहा है तो C का जो दूसरा नेबर है B वो साउथ देखेगा, क्योंकि यहाँ पे R साउथ देख रहा है तो यहाँ पे जो C का दूसरा नेबर है B वो आपका नॉर्थ देखेगा। अब अगर पोजीशन की बात की जाए तो पोजीशन में बस आपका A बचा है, तो A को मैं यहाँ बैठाऊंगा, और गिवन है A नॉर्थ देखता है तो ए को नॉर्थ देख के यहाँ बैठा देते हैं, यहाँ पे भी ए को बैठाते हैं नॉर्थ देखते हुए। तो अभी तक हमारे पास दो पॉसिबिलिटी है, और अभी तक तो दोनों पॉसिबिलिटी करेक्ट हो रही है, और सारी इंफॉर्मेशन हमने यूज कर लिया है लास्ट वाला इंफॉर्मेशन छोड़ के। तो जरा देखते हैं वो क्या है। गिवन है एस फेसेस द सेम डायरेक्शन एज डी एंड ए फेसेस द सेम डायरेक्शन एज आर। एस जो है नॉर्थ देख रहा है, डी भी नॉर्थ देख रहा है, ए जो है नॉर्थ देख रहा है, आर साउथ देख रहा है, यानी यह हम सेटिस्फाई नहीं कर रहा ये पॉसिबिलिटी। नीचे के केस में देखो, एस साउथ देख रहा है, डी साउथ देख रहा है, और आर नॉर्थ देख रहा है, ए नॉर्थ देख रहा है, यानी यह पॉसिबिलिटी आपका लास्ट वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से हम क्या कंक्लूड करेंगे, यहाँ से हम कंक्लूड करेंगे हमारा ऊपर वाला जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है, और हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा एस पी डी आर सी बी ए क्यू इस ऑर्डर में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना था। अब इसके बेसिस पे 5 सवाल पूछे गए हैं। पहला सवाल है हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन डी एंड ए। डी और ए के बीच में कितने पर्सन है, तो हम देख सकते हैं 3 पर्सन है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है हु अमंग द फॉलोइंग पेयर सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। एक्सट्रीम एंड पे क्यू और एस बैठे हैं। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी। डी यहाँ बैठा है नीचे देखते हुए। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ डी में बी बैठा है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। चौथा सवाल है हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ बी। बी यहाँ बैठा है, इसके इमीडिएट राइट में आपका सी बैठा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि वो नीचे की तरफ देख रहा है, इसलिए राइट इस डायरेक्शन में होगा। और आखिरी सवाल है फोर ऑफ द फॉलोइंग। पढ़ते ही मुझे आगे नहीं देखना है, मैं देखूंगा कौन ऑड वन आउट है, और क्योंकि डायरेक्शन बेसिस पे है तो मैक्सिमम चांस है कि 4 का डायरेक्शन एक होगा और 5वें का डायरेक्शन अलग होगा। तो ए का डायरेक्शन नॉर्थ है, सी का डायरेक्शन साउथ है, एस का डायरेक्शन साउथ है, बी का डायरेक्शन साउथ है, और डी का डायरेक्शन भी साउथ है। तो हमारा ऑड वन आउट आपका ए ही है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते थे। तो ध्यान दीजिएगा, ये टू लेवल पजल है, टू डायमेंशनल पजल है। यहाँ आपको दो चीजें पता करनी है, आपको पोजीशन पता करना है और डायरेक्शन पता करना है।
तो प्री लेवल में मैक्सिमम जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, अगर टफनेस की बात करूं तो सबसे सिंपल होता है वन डायमेंशनल, जो हमने पहले लेक्चर में किया था, जहां हमें सिर्फ यह पता करना था कि पर्सन का लोकेशन क्या है। टू डायमेंशन में दो चीजें पता करनी है। और अगर मेंस लेवल की बात करें तो वहां थ्री डायमेंशन आता है, यानी यह तो आपको पता करना ही है कि पर्सन कहाँ बैठा है, किस डायरेक्शन में देख रहा है, साथ में वो किसी कार से जा रहा होगा या उसको कोई कलर का बॉक्स पसंद होगा, आपको वो कलर भी बताना पड़ेगा। तो ये थ्री डायमेंशनल पजल आपसे बेसिकली मेंस लेवल में पूछे जाते हैं। जब हम मेंस की तैयारी करेंगे तब उसकी पढ़ाई करेंगे, अभी हम टू लेवल तक खुद को रेस्ट्रिक्ट करते हैं। अब अगर बात की जाए टू डायमेंशन लीनियर अरेंजमेंट फेसिंग बोथ डायरेक्शन की, तो एक टाइप का क्वेश्चन हमने अभी सॉल्व कर लिया, जिसमें कुछ पर्सन नॉर्थ की तरफ और कुछ पर्सन साउथ की तरफ देख रहे होते हैं। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है लीनियर अरेंजमेंट में बोथ डायरेक्शन में, पैरेलल लाइंस। यहाँ पे क्या होता है, जो ऊपर वाले पर्सन होते हैं वो सबके सब साउथ देखते हैं, और जो नीचे वाले पर्सन होते हैं वो सबके सब नॉर्थ देखते हैं, और ये लोग आपस में एक दूसरे को देखते रहते हैं। यानी यहाँ भी डायरेक्शन दो हो गया। आपको पता चल गया कि ऊपर वाले सब साउथ देख रहे हैं, नीचे वाले सब नॉर्थ देख रहे हैं, और आपको सिर्फ लोकेशन बताना है। यानी जो पैरेलल लाइंस है वो आपका आसान हो गया एज कम्पेयर टू टू अरेंजमेंट, टू साइडेड अरेंजमेंट। यानी अगर मैं टफनेस की बात करूं तो टफनेस में लीनियर अरेंजमेंट क्वेश्चन में सबसे सिंपल क्या हो जाएगा, सबसे सिंपल हो जाएगा आपका वन डायरेक्शन। जो वन डायरेक्शन हमने पिछले लेक्चर में देखा था, जिसमें आपको बस यह जिसमें आपको बस यह बताना रहता था कि कोई कौन लेफ्ट देख रहा है, कौन राइट, कौन आपका कहाँ बैठा हुआ है, वो सबसे सिंपल हो गया। उसके बाद आपका आता है पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस में आपको यह पता रहता है कि कौन पर्सन नॉर्थ देख रहा है, कौन पर्सन साउथ देख रहा है, और उसके बेसिस पे आपको बस उनका पोजीशन बताना रहता है। और उसके बाद अगर मैं लीनियर अरेंजमेंट में टफनेस की बात करूं तो डायरेक्शन, टू डायरेक्शन, यानी आपको यह भी बताना रहता है कि कौन सा किस डायरेक्शन में देख रहा है और उनका लोकेशन क्या है। और इसके बाद अगर बात करूं तो थ्री डायमेंशनल में आपको क्या करना रहता है, आपको डायरेक्शन भी पता करना रहता है, आपको पोजीशन भी पता करना रहता है, और कुछ एक अननोन पैरामीटर होते हैं वो भी आपको पता करने होते हैं। तो इस लेवल में आपके टफनेस के क्वेश्चन आते हैं लीनियर अरेंजमेंट के आपके एग्जाम में। तो अगर आने वाले एग्जाम में वन डायरेक्शन आए तो आंख बंद करके सबसे पहले अटेम्प्ट लेना। उसके बाद अगर टू डायरेक्शन आए पीओ प्री में तो आपको क्या करना है, उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, उसको बाद में अटेम्प्ट लेना है। पैरेलल लाइंस आए तो जल्दी से आंख बंद करके उसको अटेम्प्ट ले लो। उसके बाद टू डायरेक्शन में जाओ, और अगर थ्री डायमेंशन बाई लक मान लो पूछ दिया प्री लेवल में, तो आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं लेना है, क्योंकि वो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेने में आपको जितना टाइम लगेगा उस टाइम में आप आसानी से ज्यादा मार्क्स फेच कर सकते हो। टाइम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो थ्री डायमेंशन के क्वेश्चन होते हैं इनको कब अटेम्प्ट लेना है, इनको मेंस लेवल, जब हम मेंस का एग्जाम देंगे तब हम इनको अटेम्प्ट लेंगे। कैसे सॉल्व करना है वो भी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी सॉल्व कर लेते हैं पैरेलल लाइंस का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने के लिए आपके पास 3 मिनट 30 सेकंड का सवाल है। क्वेश्चन के जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने यहाँ पे गिवन है। आपको करना यह है, यह क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ प्री 2018 में पूछा गया था, आपको इस वीडियो को भी पॉज करना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अज्यूम करते हैं कि आपने वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं इस पजल को सॉल्व करता हूँ। गिवन है हमारे पास शुरू में ही कि हमारे पास कुल मिला के 14 पर्सन हैं। 14 पर्सन ए बी सी डी ई से एफ जी एम एन ओ पी क्यू आर एस आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज सच दैट ए से लेके एफ तक आपका रो वन में बैठा है, और ये सब साउथ यानी नीचे देख रहे हैं। और एम से लेके एस तक आपका रो टू में बैठा है, और ये सब नॉर्थ यानी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। साथ में यह भी गिवन है पर्सन सिटिंग इन द रो वन फेसेस द पर्सन सिटिंग इन द रो टू। रो वन में जो पर्सन बैठे हैं वो रो टू के पर्सन को देख रहे हैं। तो जनरली पैरेलल अरेंजमेंट के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें ये डेटा ऑलमोस्ट सेम ही होता है, तो इसमें आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस यह पता करना है कि कौन पर्सन ऊपर बैठा है, कौन नीचे बैठा है। जो ऊपर बैठा है वो नीचे की तरफ देखेगा, जो नीचे बैठा है वो ऊपर की तरफ देखेगा, ताकि वो एक दूसरे को देख सके। बस यह इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया रहता है। इसके बाद पजल के इंफॉर्मेशन स्टार्ट होते हैं जो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो पॉसिबिलिटी के लिए, ताकि आपको क्लियरली साफ साफ दिखे, अलग अलग 14 डॉट्स बना दिए हैं। अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब मैंने अलग अलग क्यों बनाया,
मैंने एक ही में क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर इसको आप एक में बनाओगे ना तो जनरली गलती हो जाती है, क्योंकि आपको एक पर्सन एक दूसरे को फेस कर रहा है, तो कई बार जो स्टेटमेंट्स आएंगे वो फेसिंग के बेसिस पे रहेंगे, तो वहां बच्चे गलती कर देते हैं। तो एक रूल मैंने बताया था, जब भी पॉसिबिलिटी हो तो उसको जितना हो सके अलग अलग लिखने की कोशिश करो। यहाँ मैंने इसीलिए अलग अलग लिखा है ताकि ओवरलैप ना हो और हम गलती न कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। क्या गिवन है हमारे पास? हमारे पास गिवन है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के थर्ड टू द राइट में बैठा है, और जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, ए जो है रो वन में बैठा है, यानी ऊपर वाले रो में बैठा है, साउथ डायरेक्शन नीचे देखते हुए। ठीक है, यानी ए जो है, ए से जी तक जो है वो ऊपर वाले रो में बैठेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी, और आपका एम से लेके एस तक जो है वो नीचे वाले रो में बैठेंगे ऊपर देखते हुए। ये तो हमें गिवन है, ठीक है, तो इसको हम यूज कर लेंगे। अब गिवन है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। अभी मुझे बी का पोजीशन पता नहीं है, तो इसीलिए अभी मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करूंगा। मगर अगला ही गिवन है आइदर बी और ए सिट्स एट एंड ऑफ द रो। दोनों में से कोई एक तो रो पे के एंड पे बैठा ही बैठा है, यानी यहां से आपका कुछ कंडीशन बन सकता है, दो कंडीशन बन सकता है। कैसे? गिवन है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी, तो क्या मैं बी को यहाँ बैठा सकता हूँ? जरा सोचो। अगर मैं बी को यहाँ बैठाता हूँ तो बी के थर्ड टू द राइट, राइट जो हो गया वो आपका इधर हो जाएगा, क्योंकि नहीं राइट जो, क्योंकि बी आपका साउथ देख रहा है, ऊपर वाले पर्सन नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो इसका राइट जो हो जाएगा वो इधर हो जाएगा, यानी मैं ए को बैठा ही नहीं पाऊंगा। यानी पक्की बात है बी यहाँ तो नहीं बैठ सकता है। तो हम क्या करेंगे? दूसरा स्टेप देखते हैं, बी को कहाँ बैठा सकते हैं, क्योंकि मुझे ए और बी को एंड पे बैठाना है, दोनों में से किसी एक को। तो मैंने बी को यहाँ बैठा दिया। अगर मैं बी को यहाँ बैठा रहा हूँ, क्योंकि ऊपर वाले सारे साउथ देख रहे हैं, तो ए आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड यहाँ पे बैठ जाएगा। अब क्या एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है? जरा सोचो। मैंने ए को यहाँ बैठाया और बी को यहाँ बैठाया, क्योंकि देख तो अभी भी बी साउथ ही रहा है, और उसके थर्ड टू द राइट में ही अभी ए बैठा है, और ए आपका एक्सट्रीम पे बैठा है। क्योंकि यह तो नहीं दिया है ना कि बी या ए में से कौन एक्सट्रीम पे बैठा है, दोनों में से कोई एक एक्सट्रीम पे बैठा है। तो यहाँ पे हमारी दो पॉसिबिलिटी बन गई। पहले वाले यानी ऊपर वाले केस में हम देख सकते हैं, जो बी है वो साउथ की तरफ देख रहा है, एक्सट्रीम राइट एंड पे बैठ के, यहाँ पे बैठ के, और यहाँ पे आपका ए साउथ की तरफ, सॉरी दोनों साउथ की तरफ देख रहे हैं, और ए एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। गिवन है एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ। एन जो है वो ओ के थर्ड टू द राइट में बैठा है। अभी इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करेंगे, अगला इंफॉर्मेशन भी एन के बारे में है, इसलिए ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। पहले देखते हैं क्या मैं दोनों इंफॉर्मेशन को क्लब करके डायरेक्टली लिख सकता हूँ। अगर लिख सकता हूँ तो वेल एंड गुड, मेरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का टाइम भी बच जाएगा। गिवन है नाइदर एन नॉर ओ फेसेस ए एंड बी। एन और ओ में से कोई भी ए और बी को नहीं देखने वाला। अब ये इंफॉर्मेशन काफी क्रिटिकल हो गया है। मुझे एन सिर्फ थर्ड टू द राइट ऑफ ओ के थर्ड टू द राइट में एन को बैठाना है। क्या मैं ओ को यहाँ बैठा सकता हूँ? सोचो। अगर ओ को यहाँ बैठाऊंगा तो थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ पे आपका एन ए को देख लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना ही एन ना ही ओ ए और बी को नहीं देख सकता। क्या मैं एन को यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर यहाँ बैठाऊंगा तो ओ यहाँ आएगा, बिल्कुल बैठा सकता हूँ। क्या मैं एन को यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर यहाँ बैठाऊंगा तो फिर से ओ यहाँ आएगा, बिल्कुल बैठा सकता हूँ, थर्ड टू द राइट। यानी ऊपर से दो पॉसिबिलिटी आ जाएगा, सिमिलरली नीचे से दो पॉसिबिलिटी आ जाएगा, हमारे पास चार पॉसिबिलिटी आ जाएंगे। और मैंने आपको पहले ही बताया है, डी लेवल के क्वेश्चंस को तो हम दो पॉसिबिलिटी से ज्यादा हमें बनाते ही नहीं है। तो क्या करना है? तो हमें इस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली लिखना है। सबसे पहले गिवन है एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, यानी क्योंकि सबके सब ये सारे नीचे बैठे यानी सबके सब नॉर्थ देख रहे हैं, तो ओ को अगर मैं यहाँ बैठाऊंगा तो आपका वन डॉट, टू डॉट, थ्री डॉट के बाद एन यहाँ बैठ जाएगा। इसके बाद आपका यह भी गिवन है, एक इंफॉर्मेशन ये हो गया, एन सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ओ, और नाइदर एन नॉर ओ फेसेस ए एंड बी, यानी एन फेसिंग ए या ओ, ए या ओ, या सॉरी ए और बी, एन ए को देख रहा है या बी को देख रहा है,
या ओ ए को देख रहा है या ओ बी को देख रहा है, ये चारों केस जो है ये पॉसिबल नहीं है। इसको हम आने वाले कुछ और इंफॉर्मेशन के साथ यूज करके क्लब करके बैठाएंगे, क्योंकि अभी अगर क्लब करके बैठाते तो चार पॉसिबिलिटी बन जाती, और प्री लेवल के क्वेश्चन को तो हम दो से ऊपर पॉसिबिलिटी में नहीं बैठाते हैं, नहीं बनाते। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। आगे गिवन, द वन हु फेसेस सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। जो सी को फेस कर रहा है वो एम के थर्ड टू द राइट में बैठा है। अभी ना मुझे सी का पता है ना मुझे एम का पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसे भी ग्राफिकली लिखूंगा, क्योंकि अगला इंफॉर्मेशन सी और एम के बारे में नहीं गिवन है। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा, द वन हु फेसेस सी, यानी मान लो सी यहाँ बैठा है तो इसको ये देख रहा है, ये जिसको देखेगा वो पर्सन यहाँ हो गया। द वन हु फेसेस सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम, यानी यह जो पर्सन है वो एम के थर्ड टू द राइट में बैठा है, तो एम यहाँ बैठेगा क्योंकि एम नॉट देख रहा है, तो फर्स्ट टू द राइट, सेकंड टू द राइट और थर्ड टू द राइट, यानी यहाँ पे एक डॉट, यहाँ दो डॉट, यहाँ तीन डॉट, कुछ इस तरीके का हमारा कॉम्बिनेशन बन रहा है एम और सी के बीच में। तो इसको भी मैंने ग्राफिकली लिख लिया। यहाँ तक हम आ चुके हैं। इसके बाद है नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस ओ। अब ये इंफॉर्मेशन काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। एक मिनट पानी पी लेता हूँ। गिवन है नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस ओ। बी का कोई भी इमीडिएट नेबर ओ को नहीं देख रहा, यानी ओ आपका यहाँ नहीं बैठ सकता है। अब ओ, नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस ओ, यानी ये जो है, ये पर्सन जो है ये ओ को नहीं देख सकता, यानी ओ यहाँ नहीं बैठ सकता है। साथ में यह भी गिवन था कि ओ ए और बी को नहीं देख सकता, यानी ओ तो यहाँ भी नहीं बैठ सकता है। अभी अगर मैं देखूं तो मेरे पास कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, यानी बस एक ही पॉसिबिलिटी ऊपर बचेगी कि मैं ओ को यहाँ बैठाऊंगा, वन डॉट टू डॉट के बाद एन को यहाँ बैठाएंगे, क्योंकि अगर ओ को यहाँ बैठाते तो एन ए को देख लेता, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओ को यहाँ बैठाते तो एन यहाँ बैठता, जी नहीं, ये पॉसिबल है, क्योंकि गिवन है नन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ, नन ऑफ द इमीडिएट बी फेसेस ओ, यानी अभी भी इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज नहीं कर सकता हूँ, अभी भी इसको यूज नहीं कर सकता हूँ। मैं इसे भी ग्राफिकली लिखूंगा। क्या लिखूंगा कि जो बी के जो इमीडिएट नेबर हैं, बी के जो इमीडिएट नेबर हैं वो ओ को फेस नहीं कर रहे, यानी यहाँ पे या यहाँ पे ओ को नहीं बैठाया जा सकता। अभी इसको मैंने क्यों नहीं पुट किया, मैंने पुट करने की कोशिश की, जब मैंने पुट करने जा रहा था तो मैंने देखा कि तीन पॉसिबिलिटी बन जाती, ऊपर से एक, ऊपर से दो और नीचे से एक। मगर अगर मैं किसी इंफॉर्मेशन को पुट करूंगा तो दोनों केस में पुट करूंगा, और प्री लेवल के क्वेश्चन को मैं दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी में सॉल्व नहीं करना चाहता, इसीलिए मैं इसे अभी पुट नहीं करूंगा, मैंने इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। आगे चलते हैं। आगे गिवन है ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ए जो है वो बी के थर्ड टू द राइट में बैठा है, तो सेम इंफॉर्मेशन है। ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ बी। ओके, सेम इंफॉर्मेशन कॉपी हो गया लगता है। एंड सिट नाइदर, यहाँ हो गया द वन ऑफ सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ एम। यहाँ तक आपका सेम इंफॉर्मेशन कॉपी हो गया है, तो इसको स्किप करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यहाँ गिवन है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। सी जो है वो एफ के थर्ड टू द लेफ्ट में बैठा है। अब देखो, सी को यहाँ पे तो मुझे पोजीशन नहीं पता, मगर इस ग्राफ में मुझे पता है कि सी और एम को जिस तरीके से एडजस्ट होने वाले हैं, और गिवन है सी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो एक अलग ब्लॉक बनाने के बजाय क्या मैं आपको एफ को यहीं पे अपडेट कर सकता हूँ? तो अगर मैं मान लो एफ को यहाँ लगाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे एफ को लगाता हूँ, वो साउथ देख रहा है, तो फर्स्ट टू द लेफ्ट, सेकंड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट सी को बैठा सकते हैं। तो मैंने इसी इंफॉर्मेशन को आपका अपडेट कर दिया, एक नया इंफॉर्मेशन बनाने के बजाय। इसके बाद गिवन है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस क्यू हु डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। एफ का एक इमीडिएट नेबर क्यू को देख रहा है, जो कि रो के एंड में नहीं बैठा है। यानी अगर मैं देखूं तो क्या बोला जा रहा है, यह बोला जा रहा है कि अगर एफ यहाँ बैठा है
तो वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ आपके ये हो गए, और ये मैंने बना दिया डॉट्स। अब गिवन है वन ऑफ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेसेस क्यू, या तो क्यू आपका यहां बैठेगा या तो क्यू आपका यहां बैठेगा, और साथ में यह गिवन है हु डज नॉट सिट एट द एंड, यानी क्यू जो है वो आपका एंड पे नहीं बैठेगा। यह कंडीशन भी मुझे साथ में लगाना है, यानी इसको भी मैंने अभी ग्राफिकली लिख लिया है। मैं चाहूं तो इन दोनों को कंबाइन करके यूज करूंगा। अभी आगे चलते हैं, क्योंकि अभी अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूंगा तो यहीं पे दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, इसलिए मैंने अलग अलग बनाया, क्योंकि मुझे क्यू का एग्जैक्ट पोजीशन अभी तो पता नहीं है खासकर। चलिए आगे चलते हैं। अगला है डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। डी जो है वो सी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी सी जो यहाँ बैठा है इसके बगल में आपका डी नहीं बैठ सकता है। तो इसे भी लिख लेते हैं ग्राफिकली, सी और यहाँ पे डी बोलो या यहाँ पे डी बोलो, ये चीजें पॉसिबल नहीं है। डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ सी। इसके बाद है जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई बट नॉट ऑन इमीडिएट लेफ्ट, यानी जी जो है वो ई के लेफ्ट में बैठेगा, क्योंकि ए से जी आपके साउथ देख रहे हैं। यानी अगर मैं जी सिट्स ऑन द लेफ्ट ऑफ ई, ई को बैठाऊंगा तो जी जो है वो इस तरफ देखे, इस तरफ बैठेगा, क्योंकि वो सबके सब साउथ देख रहे हैं। और इनके बीच में क्योंकि इमीडिएट लेफ्ट नहीं है, इसलिए इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप तो होगा। तो मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया कि जी जो है वो ई के लेफ्ट में तो बैठेगा, मगर बीच में कोई ना कोई तो बैठेंगे, कितने बैठेंगे यह नहीं पता है। ठीक है। इसके बाद है P does not face G and C। P जो है वो ना ही G को देख रहा है ना ही C को देख रहा है, यानी G लिखिए और यहाँ P लिखिए, या C लिखिए और यहाँ P लिखिए, ये पॉसिबल नहीं है। P जो है वो ना ही G को देख रहा है ना ही C को देख रहा है। इसके बाद है S does not face C। S जो है वो भी C को नहीं देख रहा, यानी यहाँ पे आपका C है तो यहाँ पे S आपका नहीं हो सकता। S does not face C। इसके बाद है R एंड S आर इमीडिएट नेबर। R और S जो है वो बिल्कुल अगल बगल में बैठने वाले हैं, मगर R S के लेफ्ट में बैठेगा या राइट में बैठेगा ये मुझे नहीं पता है। और क्योंकि यह आपका ऊपर नीचे नहीं बैठा सकते हैं यहाँ पे दिखाने के लिए, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा, पता चलेगा कि वो सामने सामने बैठे हैं, इसीलिए मैं दोनों कंडीशन लिख देता हूं कि आर एस के लेफ्ट में भी बैठ सकता है राइट में भी बैठ सकता है। यहां तक हम आ चुके हैं। इसके बाद गिवन है ई डज नॉट सिट एट द एंड ऑफ द रो। ई जो है वो रो के एंड में नहीं बैठा है, ई जो है वो एंड में नहीं बैठा है, ई जो है वो एंड में नहीं बैठा है, ये भी मैंने लिख दिया। और आखिरी इंफॉर्मेशन है डी डज नॉट फेस पी। डी और पी आपका एक दूसरे को फेस नहीं कर रहे हैं। तो यह क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टफ लेवल का क्वेश्चन था। क्यों टफ लेवल का क्वेश्चन था? क्योंकि इसमें मुझे सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ा, और रिप्रेजेंट करने के दौरान मैं फाइनली मतलब करने के दौरान ही मैं पजल को सॉल्व अभी तक तो नहीं कर पाया हूँ। यानी अब मुझे ये सारे ग्राफिकल इंफॉर्मेशन को क्लब करके इसमें पुट करके रिजल्ट लाना है सोचते हुए। तो चलिए सोचना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ पे मन में उठता है कि कौन से इंफॉर्मेशन से क्लब करना स्टार्ट करें। तो उसके लिए मैंने आपको एक थंब रूल बताया है, कभी भी निगेटिव स्टेटमेंट से तो स्टार्ट करना ही नहीं है। तो निगेटिव स्टेटमेंट अपने को अभी सोचना ही नहीं है, जहां जहां क्रॉस लगा है वो सारे स्टेटमेंट्स को तो अभी मेरे को देखना ही नहीं है। ठीक है। इसके बाद मुझे दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं जाना है, ये भी मुझे ध्यान में रखना है। ठीक है। चलो, तो आपको उस इंफॉर्मेशन को यहाँ पुट करना स्टार्ट करना चाहिए जिसका जो सबसे ज्यादा स्पेस या जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो कौन सा इंफॉर्मेशन है जो सबसे ज्यादा बार आया है या सबसे ज्यादा स्पेस कंज्यूम कर रहा है? तो अगर मैं देखूं तो ये एफ डबल डॉट सी और एम ट्रिपल डॉट 8 स्पेस कवर कर रहा है। तो इसको जरा पुट करने की कोशिश करते हैं। और कुछ कंडीशंस भी हमारे पास है। क्या कंडीशंस हैं? कि आपका जो एफ के बगल में आपका क्यू बैठेगा मगर क्यू एंड पे नहीं बैठेगा, एफ के साथ ये कंडीशन दिया हुआ है। और सी के सामने एस नहीं बैठेगा, ये कंडीशन भी गिवन है हमारे साथ। तो और सी के अगल बगल में आपका डी नहीं बैठेगा, यह कंडीशन भी हमारे पास गिवन है।
सी के सामने पी नहीं बैठेगा, यह भी गिवन है। तो कोशिश करते हैं सबसे पहले इन दोनों को यूज करते हुए क्या मैं दो पॉसिबिलिटी में काम कर पाऊंगा। तो जरा जरा चलो जरा ट्राई करते हैं। एफ डबल डॉट सी, क्या मैं एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ? नहीं। अगर एफ को यहाँ बैठाओगे तो सी के लिए जगह नहीं है। क्या मैं एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ? जी हाँ, एफ डबल डॉट सी बैठाया, एम यहाँ आया, कोई दिक्कत नहीं है, एक पॉसिबिलिटी तो बन गई यहीं से। क्या मैं एफ को जब मैं बैठाया तो क्या मैं क्यू को यहाँ बैठा सकता हूँ? जी हाँ, क्यू यहाँ बैठेगा, उसके लिए जगह खाली है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मैं एफ डबल डॉट सी में एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ? अगर यहाँ बैठाऊं तो एफ डॉट डॉट सी ये भी पॉसिबल है, और एफ के ऑपोजिट में एम यह भी पॉसिबल है। तो अगर मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करूं अभी, तो राइट नाउ मैं देख रहा हूं कि ऊपर दो पॉसिबिलिटी बन ही जा रही है। ठीक है, और उसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ऊपर दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी, नीचे भी एफ डबल डॉट सी और एफ डबल डॉट सी, नीचे भी दो पॉसिबिलिटी बन जाएगी। यानी कुल मिला के हमारे पास चार पॉसिबिलिटी बननी ही है, अगर मैं इस इंफॉर्मेशन, इन दोनों इंफॉर्मेशन को भी क्लब करके यूज करने की कोशिश करूं। तो मैं इनको अभी कोशिश नहीं करूंगा, अभी मैं देखूंगा क्या और कोई ऑप्शन है हमारे पास जो हम यूज कर सकते हैं। तो अगर देखा जाए तो ई आपका एंड में नहीं बैठेगा, उसके रिलेटेड कोई ऑप्शन नहीं है। ओ एन और ए बी, मुझे लगता है यहाँ पे हमें तीन पॉसिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा, और उसके बाद तीन में से एक पॉसिबिलिटी को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ये इंफॉर्मेशन को अगर मैं देखूं, ओ डबल डॉट एन, यानी ओ को मैं यहाँ तो नहीं बैठा सकता, यहाँ बैठा सकता हूँ, और सॉरी, वो नीचे बैठेगा। ओ को यहाँ नहीं बैठा सकता हूँ क्योंकि एन ए को फेस कर लेगा। ओ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ एक केस में, तो ओ को यहाँ बैठाया, ओ डबल डॉट एन। और एक केस और बन सकता है जहां पे मैं ओ को यहाँ बैठा सकता हूँ डबल डॉट एन, ये हो सकता है। ऊपर में दो केस बन जाएगा। और अगर नीचे बात करें तो नीचे में मैं ओ को यहाँ बैठा सकता हूँ डबल डॉट एन, बिल्कुल, ओ डबल डॉट एन। क्या मैं ओ को यहाँ बैठा सकता हूँ? जी नहीं, क्योंकि गिवन है बी का जो इमीडिएट नेबर है वो ओ को फेस नहीं कर रहा है, यानी ओ को यहाँ नहीं बैठा सकते, यहाँ भी नहीं बैठा सकते क्योंकि बी ओ को फेस नहीं कर रहा। यानी यहाँ पे मुझे तीन कंडीशन बनानी ही पड़ी जब मैंने इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया। मैंने इन तीनों इंफॉर्मेशन को यूज कर लिया और हमारे पास तीन पॉसिबिलिटी बन गई है, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी से फाइनली एंड तक हमारे पास काम नहीं बन पाया, तो हमें तीन पॉसिबिलिटी बनानी ही पड़ी, जो मैंने यहाँ पे बनाया। अब ये करने के बाद वापस चलते हैं एफ डबल डॉट सी और उसके ऑपोजिट में एम को बैठाने की कोशिश करते हैं। क्या मैं फर्स्ट केस में एफ डबल डॉट सी, एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ? जी नहीं। अब क्योंकि एफ के ऑपोजिट में एम बैठ रहा है, यानी फर्स्ट केस की अगर बात की जाए तो आपका एफ यहाँ बैठेगा और एफ के ऑपोजिट में एम यहाँ बैठेगा, और कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, डबल डॉट सी यहाँ बैठेगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात किया जाए तो यहाँ पे आपका एफ को मैं यहाँ बैठाऊंगा, डबल डॉट सी यहाँ बैठ जाता, डबल डॉट सी यहाँ बैठ जाता और एम यहाँ बैठ जाता, यानी मुझे एक और केस ऊपर बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, एफ डबल डॉट सी, यहाँ पे हमारा ए पहले से बैठा हुआ है, यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा। और इसके केस की बात करें तो एफ के सामने में आपका एम बैठा है, यहाँ ओ बैठा है और यहाँ पे एन बैठा है। तो ये मैंने यूज कर लिया एफ डबल डॉट सी, और एम के बाद आपका ट्रिपल डॉट, तीन गैप है वो मैंने यूज कर लिया। इसके बाद क्या है हमारे पास, इसको नीचे भी मुझे यूज करना है, तो यहाँ पे मैं एफ को बैठा नहीं सकता हूँ, तो मैं एफ को यहीं बैठाऊंगा। एफ, एफ के सामने मैंने एम को बैठाया, वन डॉट टू डॉट, थर्ड पोजीशन पे मैंने सी को बैठा दिया। इस इंफॉर्मेशन को मैंने यूज कर दिया। अब हमें गिवन है एफ के बगल में, एफ के सामने वाले के बगल में क्यू बैठा है, मगर क्यू एंड पे नहीं बैठा है। तो अगर मैं ये अंदर वाले केस की बात करूं तो एफ के इस साइड जो ओ बैठा है, तो यानी मैं क्यू को कहाँ बैठाऊंगा? यहाँ बैठाऊंगा। सिमिलरली यहाँ बात करूं तो एफ के इस साइड ओ बैठा है, तो क्यू आपका यहाँ बैठेगा। और अगर मैं ऊपर वाले केस में बात करूं तो एफ यहाँ है, एफ के इस साइड में तो ओ बैठा है, यानी क्यू को बैठाएंगे हम यहाँ पे। अब जैसे ही क्यू को यहाँ बैठाएंगे तो गिवन है क्यू जो है वो एंड पे नहीं बैठा है, यानी यह वाली जो पॉसिबिलिटी जो ग्रीन कलर से मैं लिख रहा था,
यह हमारा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि इस केस में क्यू जो है वो एंड पे आ रहा है। तो ध्यान दीजिए, इस पजल को सॉल्व करने के लिए हमने शुरू में कोशिश किया कि दो पॉसिबिलिटी से सॉल्व कर ले, मगर दो से नहीं हुआ। तो मैं तीन पॉसिबिलिटी में गया और थोड़ी देर के बाद ही तीन में से एक पॉसिबिलिटी हमारी कैंसिल हो गई और हम वापस से दो पॉसिबिलिटी में आ चुके हैं। और अभी तक हमने ये सारे इंफॉर्मेशन यूज कर लिए, जिसको जिसको मैंने क्रॉस कर दिया। आगे चलते हैं। अब गिवन है जी और सी जो है वो पी को नहीं देख रहे हैं। तो अगर मैं पी की बात करूं तो पी यहाँ नहीं बैठ सकता है, इसको भी यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये गिवन है ई के राइट में जी बैठा है मगर ई एंड पे नहीं बैठा। अब अगर इस केस में ऊपर वाले केस की बात करें तो ई एंड पे नहीं बैठा है, यानी ई आपका यहाँ बैठेगा और ई के राइट में जाके यहाँ पे मैं जी को बैठा दूंगा। सिमिलरली यहाँ बात करें तो ई एंड पे नहीं बैठा है तो ई को मैं यहाँ बैठाऊंगा, मगर जी को बैठाने के लिए मेरे पास फिर से दो जगह बैठ जाएगी, दो जगह खाली हो जाएगी। तो इसको अभी मैं यूज नहीं करूंगा, इस इंफॉर्मेशन को मैं यूज नहीं करूंगा। क्यों यूज नहीं किया मैंने? क्योंकि यूज करूंगा तो फिर से तीन पॉसिबिलिटी हो जाएगी और मुझे दो से ज्यादा पॉसिबिलिटी जाना पसंद नहीं है। तो अब क्या कर सकते हैं, अगला देखते हैं। अगला गिवन है आपका कि आर और एस इमीडिएट नेबर हैं और सी के ऑपोजिट में एस नहीं बैठा हुआ। तो अगर यहाँ बात करें तो आर और एस को यहाँ बैठा सकता हूँ, क्योंकि सी के ऑपोजिट में एस नहीं बैठा है तो एस यहाँ बैठेगा और आर यहाँ बैठेगा। सिमिलरली इस केस में भी दो कंजिक्यूटिव पोजीशन यहीं खाली है, तो एस यहाँ बैठेगा और आर यहाँ बैठेगा। आर और एस आपके इमीडिएट नेबर हो गए और सी के ऑपोजिट में एस को हमने नहीं बैठाया। यह केस भी हमने यूज कर लिया। अब ये गिवन है कि सी के बगल में आपका डी नहीं बैठेगा, तो इसको भी यूज कर सकते हैं। क्योंकि ये पोजीशन मुझे पता चल गया, ये पता है कि पी यहाँ बैठेगा और ये पता चल गया कि पी यहाँ बैठेगा। हाँ, गिवन है कि सी के बगल में आपका डी नहीं बैठेगा, तो डी को या तो यहाँ बैठा सकता हूँ या तो ये दो जगह। ये भी गिवन है कि डी और पी एक दूसरे को नहीं देख रहे हैं, यानी ऊपर वाले केस में डी जो है वो यहीं बैठेगा और नीचे वाले केस में बात करें तो सी के बगल में डी यहाँ बैठ ही नहीं सकता, तो एक ही जगह बचा है डी के लिए, डी यहाँ बैठेगा। तो इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया, इस इंफॉर्मेशन को भी हमने यूज कर लिया। और एंड ई, हाँ ये बच रहा है कि ई आपका एंड पे नहीं बैठा है और उसके राइट में जी है। अगर ऊपर वाले केस में बात करें तो मैं उसके इस साइड में लेफ्ट में जी है, यही पूछा है ना। ठीक है, अब अगर इस केस में बात करें तो ई को मैं यहाँ बैठाऊंगा तभी तो जी यहाँ बैठ पाएगा, और कोई पॉसिबिलिटी हमारे पास है ही नहीं। तो इसके इस हिसाब से मैं क्या कहूंगा, मेरी जो ऊपर वाली पॉसिबिलिटी है वो गलत हो गई। और यहाँ पे अगर बात करें तो मैं ई को यहाँ बैठा दूंगा और इसके लेफ्ट में जी को बैठा दूंगा। तो यह वाली पॉसिबिलिटी हमने, यह वाला केस भी यूज कर लिया। गिवन है जी और सी पी को फेस नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं जी और सी पी को फेस नहीं कर रहे हैं, यानी इसकी जरूरत नहीं पड़ी, बट करेक्ट है। तो यह हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया। ऊपर में ए डी एफ बी ई सी जी, तो सॉल्यूशन देख सकते हैं ए डी एफ बी ई सी जी, और नीचे में पी ओ एम क्यू एन आर एस, पी ओ एम क्यू एन आर एस। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना था। यह क्वेश्चन थोड़ा सा टफ लेवल का था, इसीलिए मैंने आपको 3 मिनट 30 सेकंड का समय दिया था। और टफ लेवल का क्यों था? क्योंकि यहाँ आपको दो पॉसिबिलिटी से सॉल्व नहीं हो पाया, तो हमको दो से तीन पॉसिबिलिटी में जाना ही पड़ा। और दो से तीन पॉसिबिलिटी में भी हम कब गए? हम तब गए जब हमने सारे इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लिया, उसके बाद गए। तो इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो है, हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस पी, पी को कौन फेस कर रहा है? पी को ए फेस कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हु अमंग द फॉलोइंग सिट्स एट एंड ऑफ द रो, ए पी जी एस, इनमें से कोई भी कॉम्बिनेशन हो, ए एस का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ऑप्शन डी। हाउ मेनी पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ बी, बी साउथ देख रहा है, इसीलिए इसके राइट में जो है वो आपके 3 पर्सन है, 3, ऑप्शन इज ऑप्शन सी। इसके बाद है हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एन, एन को कौन फेस कर रहा है? एन को ई फेस कर रहा है, करेक्ट ऑप्शन इज नन ऑफ दीस। और ये 4 क्वेश्चन आपसे इसकी बेसिस पे पूछे गए थे। अगला सवाल आपसे आईबीपीएस क्लर्क प्री 2018 में पूछा गया था, पैरेलल रोज का, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यह थोड़ा सिंपल सवाल था, इसे आप 2 मिनट 30 सेकंड में आसानी से अटेम्प्ट ले सकते हैं। तो जो स्टेटमेंट है वो आपके सामने गिवन है। वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अज्यूम करता हूँ आपने वीडियो को पॉज करके इस पजल को सॉल्व कर लिया होगा। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूँ और देखते हैं किस तरीके से इसे अटेम्प्ट लेना चाहिए था। सबसे पहले हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है हमारे पास 12 पर्सन है,
और यह जो 12% है उसमें से Q से B जो है वो रो 1 में यानी ऊपर की तरफ बैठे हैं साउथ देखते हुए, और B से लेके G तक इसमें आप हाँ 6 ये 6% जो है रो 2 में बैठे हैं नीचे देखते हुए, नॉर्थ देख रहे थे, नीचे बैठे हैं नॉर्थ यानी ऊपर देखते हुए। तो इनका मुझे अरेंजमेंट करना है। तो फिर से मैंने आपको 6 6 12 डॉट्स दोनों पॉसिबिलिटी के बना दिए हैं, और चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। क्या गिवन गिवन है हमें, G sits third to the right of B and one of them sits at the end of the row। G जो है वो B के थर्ड टू द राइट में बैठा है। अब यहाँ हम देख सकते हैं B और G जो है, B से G तक जो भी है वो नीचे वाले में बैठेंगे, यानी B से G में जो भी है वो नीचे वाले में बैठेंगे ऊपर देखते हुए, और Q से B तक जो भी है वो ऊपर वाले में बैठेंगे नीचे देखते हुए। ठीक है, अब बी को मुझे जी के थर्ड टू द राइट में बैठाना है, और दोनों में से कोई एक जो है वो एंड पे बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है, और सारे के सारे नॉर्थ देख रहे हैं क्योंकि नीचे देख रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, पहले केस में बी को यहाँ बैठाता हूँ नॉर्थ देखते हुए, तो इसके थर्ड टू द राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट, यहाँ पे मेरे को जी को बैठा देना है, जी से थर्ड टू द राइट ऑफ बी। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या बन जाएगी, सेकंड पॉसिबिलिटी ये बनेगी कि बी को यहाँ बैठाते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टू द राइट ऑफ, यहाँ बैठा देते हैं। अगला इंफॉर्मेशन है क्यू सिट्स एट द राइट एंड ऑफ द रो। बोल दिया है क्या कि क्यू जो है वो रो के राइट एंड में है, मगर राइट एंड क्या होगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। राइट एंड ये वाला होगा या ये वाला होगा। देखिए, अगर क्यू नीचे बैठता तो उसके लिए राइट एंड ये हो जाता, लेफ्ट एंड ये हो जाता, मगर क्योंकि क्यू ऊपर बैठा है साउथ देखते हुए, इसीलिए उसके लिए ये जो है ये राइट एंड हो जाएगा और ये लेफ्ट एंड हो जाएगा। सो क्यू सिट्स एट द राइट एंड। यहाँ पे दोनों केस में देखो क्यू को बैठाना है क्योंकि वो साउथ देख रहा है, हम क्यू के हिसाब से राइट एंड पे बैठाएंगे। अगला इंफॉर्मेशन गिवन है, 3% सिट्स बिटवीन क्यू एंड टी। क्यू और टी के बीच में 3% बैठे हैं, तो 1 2 3 का गैप छोड़िए, यहाँ टी को बैठाइए। 1 2 3 का गैप छोड़िए, यहाँ टी को बैठाइए। अगला है F सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ G। G के इमीडिएट लेफ्ट में F को बैठाना है, तो G यहाँ बैठा था तो उसके इमीडिएट लेफ्ट में मैंने F को यहाँ बैठा दिया। इसके बाद है 2% सीट बिटवीन एफ एंड सी। एफ और सी के बीच में 2%, इधर जगह ही नहीं खाली है, 2% के हिसाब से सी को यहाँ बैठा दिया, और इस साइड जगह नहीं खाली है तो 2% के हिसाब से सी को यहाँ बैठा दिया। इसके बाद है सी हु फेसेस आर। सी आपको आर को फेस कर रहा है, तो सी के सामने सबसे पहले आर को लिख देते हैं। सी हु फेसेस आर सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ ई। सी जो है वो ई के इमीडिएट राइट में बैठा है, यानी ई यहाँ बैठा है तभी तो उसके इमीडिएट राइट में सी बैठेगा। तो यहाँ पे मैंने ई को अपडेट कर दिया। अगला इंफॉर्मेशन है, अगला इंफॉर्मेशन है एस फेसेस डी। एस जो है वो डी को फेस कर रहा है, दोनों केस में एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही जगह खाली था डी के लिए, तो डी को यहाँ बैठाया, और डी के सामने मैंने दोनों केसेस में एस को बैठा दिया। और आखिरी इंफॉर्मेशन है यू सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एस। एस के इमीडिएट लेफ्ट में यू बैठा है, क्योंकि एस साउथ देख रहा है तो उसका इमीडिएट लेफ्ट ये हो जाएगा, यहाँ पे यू बैठेगा। और यहाँ पे देखा जाए तो इसका इमीडिएट लेफ्ट का जगह पहले से टी ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो यह वाला पॉसिबिलिटी हमारा गलत हो जाएगा। अब ऊपर में एक ही जगह बचा है और 1% बचे हैं वी, तो यहाँ पे मैं वी को अपडेट कर दूंगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। अब देखिए दोनों पजल में कितना अंतर था। यह पजल भी पैरेलल लाइंस का था, इसमें आपको एक भी पॉसिबल डायग्राम, एक भी डायग्राम बनाना ही नहीं पड़ा, सारे के सारे क्वेश्चंस एज इट इज सॉल्व होते गए। जबकि जो पिछला क्वेश्चन जो एसबीआई पीओ में पूछा गया था, उसमें आपने देखा कि आपने सारे इंफॉर्मेशन को लिख लिया, उसके बाद 2 पॉसिबिलिटी में भी सॉल्व नहीं हुआ, आपको 3 पॉसिबिलिटी बनानी पड़ी। तो देखो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि पजल है तो मैं सॉल्व तो कर ही लूंगा। अगर क्वेश्चन टफ आए तो टाइम ज्यादा लगेगा, अगर टाइम मुझे ज्यादा लगेगा तो सामने वाले को भी ज्यादा लगेगा, तो ये मान के चलना है। सॉरी सॉरी सॉरी, तबीयत खराब।
तो इस तरीके से आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मतलब इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन है उसको आज हम प्रैक्टिस कर लेंगे और अगले लेक्चर में हम आगे कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू।